हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान की विकास यात्रा का अगला सीढ़ी पर कदम रखने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि भारतीय संविधान की विकास यात्रा में जो 1784 ईस्वी में एक फिर से कानून पारित होता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, जिसे हम लोग 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ये 1784 में ये अधिनियम आया था। इससे पहले हमने 1781 ईस्वी का सेटलमेंट एक्ट और 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट देखा था। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट भी कहीं ना कहीं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ बचे खुचे जो कमियां रह गई थी या कुछ दोष रह गए थे उसको दूर करने के लिए लाया गया था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए दो कानून पारित हुआ था, एक 1781 ईस्वी का सेटलमेंट एक्ट और 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। तो प्रश्न किसी भी तरह से आए तो मोटा मोटी आप लोग को यही आंसर करना है कि रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए इनमें से कौन कौन से दो अधिनियम लाए गए थे। तो आंसर में करेंगे 1781 ईस्वी का सेटलमेंट एक्ट और 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट में क्या प्रावधान रखे गए थे, कौन कौन से मुख्य बातें थी, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि यहाँ में से कितने प्रावधान जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रमुख प्रावधान हैं जो परीक्षा में हमें याद रखना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न आएगा कि 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, वो इनमें से कौन से अधिनियम की खामियों पर विचार करने के लिए लाया गया था। तो पहला आंसर करेंगे कि यह अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों पर विचार हेतु लाया गया था या फिर उसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। अगला जो इसका प्रावधान है कि यह अधिनियम ला करके ब्रिटिश अधिकृत भूक्षेत्र को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय भूक्षेत्र नाम दिया गया। हमने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, चूंकि इतने इस व्हाइट बोर्ड में सारे प्रावधान को लिखना पॉसिबल नहीं है। तो ब्रिटिश अधिकृत भूक्षेत्र हेतु ब्रिटिश अधिकृत भारतीय भूक्षेत्र नामकरण किया गया। कहने का मतलब है कि अभी तक अंग्रेजों ने भारत में जिन जिन जमीनों पर, जिन जिन भूक्षेत्रों पर, भूमि पर अधिकार स्थापित किया था, उस जमीन के लिए अब एक नया नाम दिया गया, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय भूक्षेत्र। तो अंग्रेजों द्वारा अधिकार स्थापित किए गए भारतीय जमीन के लिए पहली बार एक अलग से नामकरण किया गया और उसका नामकरण था ब्रिटिश अधिकृत भारतीय भूक्षेत्र। मतलब अब से अंग्रेजों द्वारा भारत में जितने भी जमीन पर कब्जा किया गया है वो जमीन क्या कहलाएगा, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय भूक्षेत्र। मतलब किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश अधिकृत भूभागों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय भूक्षेत्र नाम दिया गया। तो आंसर में करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद जो अगला प्रावधान है वो है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्य अलग हुए। मतलब यह अधिनियम पारित करके ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों को अलग अलग कर दिया। उसके राजनीतिक कार्य अलग किए गए और व्यापारिक कार्य अलग किए गए। राजनीतिक कार्य के लिए अलग व्यवस्था किया गया और व्यापारिक कार्य के लिए अलग नियम कानून बनाए गए। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कब परिभाषित किया गया, किस अधिनियम के द्वारा परिभाषित किया गया। तो आंसर में करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।
ठीक है। अगला जो प्रावधान है, 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि 1773 के एक्ट में बोर्ड ऑफ काउंसिल आया था, बोर्ड ऑफ काउंसिल जो 4 सदस्य था, बोर्ड ऑफ काउंसिल। ठीक है, जो 4 सदस्य होता था, जिसमें गवर्नर जनरल इसका हेड बॉस होते थे। तो इस अधिनियम के द्वारा 1784 के अधिनियम के द्वारा 6 सदस्यों वाला एक संस्था बनाया गया, एक जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन करके इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखने का, कंट्रोल करने की का अधिकार दिया गया, इसीलिए इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। तो 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अस्तित्व किस अधिनियम के द्वारा आया? 1784 का फिर से लिया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ काउंसिल को 3 सदस्य बनाया गया। अभी हमने कहा कि 1773 के अधिनियम में बोर्ड ऑफ काउंसिल का गठन 4 सदस्य किया गया था, मतलब उसमें 4 मेंबर होते थे, उसमें एक मेंबर को घटा करके इसको 3 सदस्य किया गया। अब बोर्ड ऑफ काउंसिल में कितने मेंबर होंगे? 3 मेंबर होंगे। ठीक है ना, एक मेंबर को इसमें घटा दिया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्यों को घटाकर 4 से 3 किया गया? तो आंसर में करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला प्रावधान है, ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित। 1784 का अधिनियम ला करके ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों पर, यहां मैंने शॉर्ट में लिखा है, समझना है, कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार दिया गया। किसे? ब्रिटिश सरकार के पास अब अधिकार चला गया कि कंपनी के कार्यों पर वो पूर्ण नियंत्रण रखे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग प्रश्न बनाकर पढ़ेंगे। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण करने का अधिकार किस अधिनियम ने दिया? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, अगला प्रावधान है, ब्रिटिश अधिकारियों के मुकदमा हेतु इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना। अंग्रेज लोग कितना चालाक थे देखिए। वैसे ब्रिटिश अधिकारी जो भारत में अगर कोई अपराध करेंगे, ठीक है ना, तो उनकी सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना था 1774 में, वहां पर होना चाहिए। पर ये लोग उनकी सुनवाई के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना किया, ताकि भारत के वकील ना इंग्लैंड जा पाएंगे और ना उनके खिलाफ केस लड़ेंगे और उनको सजा दिलवा पाएंगे। ठीक है, तो ये लोग बहुत चतुर थे, चतुराई करके निकल गए। तो ब्रिटिश अधिकारियों के कार्यों के लिए उनके खिलाफ मुकदमा हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। ऐसा प्रावधान किसमें लाया गया था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इन बातों को ध्यान में रखना। ठीक है, इसका अगला प्रावधान है, गवर्नर जनरल को, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेना अनिवार्य बनाया गया। ठीक है, अभी हम लोग जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी कार्य के लिए, या फिर कहें तो आपके कार्यपालिका अधिकार या फिर विधायी अधिकार जो भी वो प्रयोग करते हैं, वो मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। तो समझ लीजिए कि गवर्नर जनरल रिप्लेस हो गया और राष्ट्रपति में। जब भारत आजाद हुआ तो आजादी से पहले गवर्नर जनरल का प्रतिमूर्ति होता था, गवर्नर जनरल ही कन्वर्ट हो गया राष्ट्रपति के पद पर। तो गवर्नर जनरल को अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेना अनिवार्य बनाया गया कि गवर्नर जनरल अगर अपने कार्यों के प्रति, अपने कार्य को लेकर अगर कोई निर्णय लेता है तो निर्णय लेने से पहले वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेगा। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल समझिए कि वर्तमान संविधान का मंत्री परिषद हो गया और गवर्नर जनरल राष्ट्रपति हो गए। तो गवर्नर जनरल को बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेना अनिवार्य बनाया गया किस अधिनियम के द्वारा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। इसका लास्ट प्रावधान है, गवर्नर जनरल को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को बर्खास्त करने का अधिकार किसे? प्रांतीय सरकारों, यहां छूट गया था, सॉरी, प्रांतीय सरकारों को
प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। देख लीजिए संविधान कैसे आगे बढ़ रहा है। अधिकार मिला, ठीक है। तो प्रांतीय सरकार जो उस समय ब्रिटिश शासन काल में मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत, संयुक्त प्रांत, ठीक है, अवध प्रांत, ये सब जो हुआ करते थे जहां ब्रिटिश सरकार का शासन था, तो प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार किसे दिया गया? गवर्नर जनरल। अभी राष्ट्रपति को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त है। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तरीके से शासन न चले, सरकार के पास बहुमत न रहे, तो उससे बर्खास्त करके अगला सरकार या राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल मीन्स राज्यपाल को। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति का पद ये गवर्नर का रिप्लेसमेंट पद है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये अधिनियम समाप्त होता है। और अगर विद्यार्थियों को ये क्लास अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। बहुत गर्मी में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।